जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीएमसी चुनाव नजदीक आते आते राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के तेवर कम हो गए हैं। इनकी बेचारगी लाचारी दिख रही है और राज ठाकरे तो सरेआम खुले मंच से माफी मांग रहे हैं। जो शिवाजी पार्क में इन्होंने जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें बदले बदले से रूप नजर आए, बदली हुई व्यवस्था नजर आई, हालात जो है इनके बदल गए और इसी हालात के बीच में, इन्हीं स्थितियों में राज ठाकरे खुले मंच से माफी मांगते हुए भी दिखे। वो राज ठाकरे जिनके तेवर जो हैं वो कभी नीचे नहीं होते थे, जो भले ही चुनाव नहीं जीते इतने समय में, पार्टी की हालत जो है वो लगभग खराब ही रही, स्थापित नहीं खुद को कर पाए, लेकिन कभी भी जब तक उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आए थे तब तक उन्हें मंच से माफी नहीं मांगनी पड़ी। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उन्हें नाराज लोगों के सामने, उन्हें बागी लोगों के सामने इस तरह से हाथ नहीं जोड़ने पड़े जो कि राज ठाकरे को जोड़ने पड़े हैं। अपने नेता कार्यकर्ताओं को समझाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहले तो कभी नहीं हुआ जो कि आज हो रहा है। शिवाजी पार्क की जनसभा में राज ठाकरे ने भाषण की शुरुआत की और शुरुआती कुछ बातों के बाद, जहां उन्होंने वोटों को खरीदने की बात की, जहां पर बीजेपी को टारगेट किया कि किस तरह से वो चुनाव जीतने के लिए तरीके अपना रही है, गलत तरीके अपना रही है, सब आरोप लगाए। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल बाद गठबंधन किया है और इसके चलते बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं थी। हाँ, कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ ने रास्ता बदल लिया है, और जो नाराज हैं तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। अगर नाराजगी है तो मैं माफी मांगता हूं, जो अपने हैं वो वापस आएंगे। अब राज ठाकरे की मुसीबत, राज ठाकरे की बेचारगी यहाँ पर दिखती है कि अपने आप को किस गड्ढे में उन्होंने डाल लिया है कि उन्हें खुले मंच से इस तरह माफी मांगनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बागी दूसरी पार्टियों में नहीं है, बीजेपी में भी कुछ बागी हुए हैं, शिंदे की पार्टी में भी बागी है, लेकिन क्या कोई खुले मंच से माफी मांग रहा है? अभी देखिए, इनकी भी जनसभा होने वाली है, महायुति की भी, और प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन क्या बागियों को मनाने की कोशिश बैकडोर से होती है? वो निर्दलीय के तौर पर खड़े हैं तो कोशिश होती है मनाया जाए। अब नहीं मान रहा है तो क्या कर सकते हैं, पार्टी से निकाल दिया जाता है। जो चला गया अब वो चला ही गया, जिसने दूसरा रास्ता अपना लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में अभी तक खुले मंच से माफी नहीं मांगी गई। राज ठाकरे ने तो बिल्कुल नहीं मांगी, दूसरी पार्टियां भी नहीं ऐसे कहती है। और यहाँ तो इनकी जो तरीका रहा है इनकी राजनीति का, उसमें तो ऐसे शब्द है ही नहीं। बाला साहेब ठाकरे के रहते हुए कभी इस तरह की चीजें हुई हो, लेकिन आज राज ठाकरे मजबूर हैं क्योंकि पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि आपकी पार्टी ना तो विधानसभा में कुछ कर पाई थी, ना आपकी पार्टी लोकसभा में कुछ कर पाई। हाँ, आप बीएमसी में पहले 28 सीटें जीते थे, फिर 7 सीटें जीते, तो तब भी आपके कई नेता आपके साथ बने रहे, लेकिन अब वो छोड़कर जा रहे हैं। संतोष धुरी चले गए, संतोष नलवाड़े चले गए, प्रकाश महाजन चले गए, तो आपका तो आधार ही खिसक गया और अपने साथ बड़ा संगठन लेकर चले गए। वर्ली जैसे इलाके में प्रचार के लिए अब आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपके बड़े नेता वहां से निकल चुके हैं। और सबका यही कहना है कि अब राज ठाकरे जो है वो भटक गए हैं, वो अपनी विचारधारा से भी भटक गए हैं, पार्टी में सरेंडर कर दिया है उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने, और अब हमारे लिए वहां पर रहना मुश्किल हो गया है। और राज ठाकरे इन लोगों को जाने से रोक नहीं पाए, तो अब माफी मांग रहे हैं। और सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पर हालत ये हुई है कि इन लोगों को मंच ऐसा बनाना पड़ा जिसमें ठाकरे परिवार के अलावा और कई नेता नजर आए। करीब 60-70 नेता इन्होंने बैठाए हुए थे, जिसमें पार्टी के, अब इसमें संजय राउत, अरविंद सावंत, ऐसे नेता तो थे ही, अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सब तो पहली लाइन के लोग हैं जो बैठे हुए थे। उसके बाद और जो है पीछे कई नेता इन्होंने बैठाए हुए थे, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बैठाए थे, ताकि एक तो ताकत दिखे और दिखे कि हम तो एकजुट हैं, कि हमारी पार्टी के नेता भले ही जा रहे हैं लेकिन देखो हमारे पीछे इतने लोग खड़े हैं। दूसरा, उनको लगे कि हमें महत्व मिल रहा है कि देखो जी, ठाकरे परिवार राजा साहब अपने साथ बैठा रहे हैं। ये करने की जरूरत पड़ गई, लेकिन आज से पहले तो कभी इन्होंने मंच पर अपने नेता कार्यकर्ताओं को इतनी जगह नहीं दी। कौन से लोग आते थे? तो ठाकरे परिवार आता था मंच पर, या तो बहुत ही करीबी नेता आते थे। लेकिन आपने इस स्तर तक, जो बीएमसी चुनाव में लड़ने वाले लोग हैं उनको भी आपने जगह दी हुई थी
तो दिखा रहा है कि कैसे बांधने रोकने की कोशिश में है, हाथ पैर ही चाहे जोड़ने पड़े कि रुक जाओ, कुछ हमें दिलवा दो इस बीएमसी चुनाव में। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने बोला अपने भाषण में कि लोग कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व का चुनाव है, लेकिन ये हमारा अस्तित्व तो आपसे है, ये तो मराठी अस्तित्व की बात है। लेकिन असल में मराठी अस्तित्व कहीं नहीं जा रहा है। मराठी की बात महायुति भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। दरअसल ये आपके ही अस्तित्व का सवाल है, दोनों भाइयों के, जिन्होंने अब हर जो है पैतरा अपना के देख लिया। उद्धव ठाकरे ने अपना बेड़ा गर्क तो तभी कर लिया था जब वो बीजेपी से अलग हुए थे। उसमें वो छोटे भाई बन गए। छोटे भाई कह रहे थे ये आपकी कमजोरी है कि आप जो है बेहतर नहीं बन पाया, बीजेपी से आगे नहीं निकल पाए। आपके संगठन की कमजोरी थी कि यह बीजेपी की गलती थी कि आपका संगठन नहीं बढ़ पा रहा है और कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ चले गए। तो अब तो आप बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, अब तो आपने सबसे बड़े भाई बन गए अब महाराष्ट्र के। तो आपके ही अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि ठाकरे परिवार का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। पार्टी बिखर चुकी है। एक राज ठाकरे हैं जो अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर पाए, अब बीएमसी से भी सफाया हो रहा है। और जिस तरह से शिंदे और बीजेपी की ताकत यहाँ पर एकजुट है, वहां से राज ठाकरे को लगता है बीएमसी में तो ऐसे भी कुछ नहीं इनका होना है, तो एक चांस इधर लेकर देख लो, तुष्टीकरण कर लो, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को पैरों तले रौंद दो, हिंदुओं को धोखा दे दो। उधर से उद्धव ठाकरे तो ये काम 1 साल पहले ही कर चुके हैं और अब इसमें और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका ही अस्तित्व अटका पड़ा है, हाशिए पर है, खत्म होने को है कि अब बीएमसी गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और उसके लिए मूर्ख बना रहे हैं किसको? मराठियों को, हिंदुओं को, कि मुंबई को अलग किया जा रहा है और अडानी के प्रोजेक्ट के जरिए, यहाँ पर जगह जगह अडानी का कई निवेश हो गया है, अडानी के प्रोजेक्ट के जरिए जो है मुंबई को गुजरात में ले जाया जा रहा है। अरे भाई, यहाँ एक छोटा सा 1 किलोमीटर का बॉर्डर के इलाके के लिए हंगामे हो जाते हैं। तो अब कब आप जो है इस दौर में बात कर रहे हैं कि मुंबई को अलग किया जा रहा है? आपके यहाँ तो हीरानंदानी के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपके यहाँ तो टाटा के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ मुंबई के अंदर जब हलाला हाउसिंग सोसाइटी बनती है, जिसके अंदर हिंदुओं को घर खरीदना ना मनाही है, हलाला हाउसिंग सोसाइटी की बात आई थी मुंबई के अंदर, जिसमें हिंदू घर नहीं खरीद सकते। यहाँ पर राज ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इसके लिए, ना तो उद्धव ठाकरे के मुंह से। तो आप किसको बरगला रहे हैं? और ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, वो मुद्दे कब के खत्म हो चुके हैं? बाला साहेब ठाकरे खुद वो मुद्दे छोड़ चुके हैं। जब ये बात सही थी, जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मराठियों को, महाराष्ट्र के लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ा था, उस वक्त की स्थितियां ऐसी थी। लेकिन एक समय बाद जब वो चीजें बैलेंस हो गई, जब मराठियों को उनका हक मिला और मुंबई के, महाराष्ट्र के हालात बदले, तो उसके बाद खुद बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर आए। उन्होंने मराठियों की बात करते थे, लेकिन फिर उन्होंने दूसरा असली खतरा पहचाना कि अब खतरा ये नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका है, जनसंख्या बदल चुकी है, अब तुष्टीकरण चल रहा है, जिसके कारण आपको मराठी होने से खतरा नहीं है, हिंदू होने से खतरा हो गया है। इसीलिए वो हिंदुत्व की बात करने लगे। उन्होंने किस तरह की पाकिस्तान परस्ती हो रही है देश में, कांग्रेस क्या कर रही है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। एक पॉलिटिकल पार्टी ये थोड़ी होती है कि एक ही मुद्दे से चिपके रहे। आपको जो मुद्दा लग रहा है कि वाकई हमारे लोगों के लिए खतरा है, आप उसकी बात करते हैं। और बाला साहेब ठाकरे ने पहचाना, चाहे दंगे हुए हो मुंबई में, चाहे वहां पर बढ़ता हुआ तुष्टीकरण हो, बढ़ती हुई वहां पर डेमोग्राफी का बदलाव हो, तो उन्होंने इसे भांपा और उसके खिलाफ बोले। लेकिन आपने आज भी वो चीजें, आज मुंबई की आबादी की बात हो रही है, जहां कभी 9% आबादी हुआ करती थी 1967 में, आज वो आबादी 2011 में 21%। और अब कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में, 30 की रिपोर्ट है कि मुंबई में 30% मुसलमान हो जाएंगे और हिंदू मात्र 54% रह जाएंगे। तो ये आज ये डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को हटाने की बात हो रही है, और आपके पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। यह कम से कम महायुति एक प्लान तो लेके आई है कि एआई का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आते आते उन्होंने भी बहुत देर कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ, लेकिन कम से कम अभी एजेंडा में तो है। आपके तो वो भी नहीं है। आप तो कह रहे हैं आप पहले क्या कर रहे थे, अरे आप आएंगे सत्ता में, आप क्या करेंगे? आप तो बीएमसी में ही बैठे हुए थे लंबे समय से, आप ही की बीएमसी थी और आप सत्ता में भी रहे शिंदे के आने से पहले। तब आपने क्या किया और अब आप आगे क्या करेंगे? लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो इनको सारा जो इनका विरोध है वो हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं को बांटना है, राज्य में बांट दो, आप समुदाय में बांट दो, आप भाषा में बांट दो, हिंदुओं को बांटो और वोट लो। और यही तुष्टीकरण और यही हिंदू विरोधी राजनीति के कारण इनके नेता जा रहे हैं, जिसके कारण इन्हें अब खुले मंच से माफी मांगनी पड़ रही है, इस्तीफे हो रहे हैं लगातार। ये किसी भी पार्टी के लिए शर्मनाक बात है कि जब उम्मीदवारी
का समय खत्म हो गया, जब वहां पर अब किसी के लिए पार्टी बदलने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता, फिर भी आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, तो आपके लिए शर्म की बात है। और कितनी अंदर से हालत खराब है कि राज ठाकरे को खुलेआम ये बोलना पड़ रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है कि अब कोई ना जाए। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को मनाना, उनसे माफी मांगना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं किया, पर आज आपको करना पड़ रहा है। यानी कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं और ये हालात इन्हें बीएमसी में भी भुगतने पड़ेंगे कि इनके साथ जो इन्होंने सोचा था दोनों भाई एक साथ आएंगे, मुसलमानों का वोट ले लेंगे, हिंदुओं को मराठी महाराष्ट्र, उत्तर भारत, हिंदी मराठी के नाम पर अलग करके हिंदुओं को बांटकर कुछ एक सीटें हासिल कर लेंगे, एक सेंटीमेंट जगा लेंगे। अब वो इन पर उल्टा पड़ रहा है क्योंकि इनके नेता कार्यकर्ता ही इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है और अब बीएमसी से पहले इनके साथ बीएमसी चुनाव में इन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।